जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये रहा हमारा गुप्त काल। ये रहा हमारा गुप्त काल। आइए गुप्त काल को देखते हैं हम लोग। ठीक। और साथ में गुप्तोत्तर काल भी हम लोग देखेंगे। ठीक। ठीक। तो इसमें जो पहला वाक्य है वो कह रहा है, आप लोग चाहते हैं कि बस मोटिवेशन वाला चलता रहे। देखिए, आप लोग को एक बात बताऊं। जैसे जो मोटिवेशन होता है ना, मोटिवेशन, पता है ये किस चीज से आता है? मोटिवेशन किस चीज से आता है? मोटिवेशन पता है? कर्मठता से, है ना। जो आपकी कर्मठता होती है, ठीक, वो आपके अंदर मोटिवेशन लाती है। ये जो फालतू का मोटिवेशन होता है ना, नीली बत्ती, लाल बत्ती, पीली बत्ती, हरी बत्ती, ये दिखा करके, और कभी कुछ पैसों की बात करके, कभी कुछ और चीज़ों को मोटिवेट करके, उनकी फैसिलिटीज, उनके बंगले, गाड़ी, ये सब पता है आपको कितने देर मोटिवेट रख सकते हैं? 2 से 4 घंटे। 2 से 4 घंटे। लेकिन जब आप मेहनत करना शुरू कर देते हैं ना, मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता है। जब ये मेहनत, ठीक ना, आपका जो हार्डवर्क है जो आपका, ये जब आपको मोटिवेट करने लगता है ना, कि आज मैं 2 घंटे पढ़ा, आज मैं 2.5 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं 2.5 घंटे पढ़ा, कल मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, फिर और मोटिवेशन आएगा, मैं 4 घंटा कल पढ़ा था, आज मैं 5 घंटे पढ़ूंगा। तो जब और ज़्यादा लगातार जब कंटिन्यूस आप मेहनत करते चले जाएंगे, तो जब वहां से मोटिवेशन आता है ना, तो वो मोटिवेशन एग्जाम क्रैक करने में मदद करता है। ठीक। तो हार्ड वर्क कीजिए थोड़ा, यहाँ पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, जो नहीं याद हो रही हैं चीज़ें उनको रटिए, बार बार रटिए, बार बार रिवाइज कीजिए। ठीक। तब परीक्षा निकली, ठीक बा, तब जो है नौकरी मिलेगी। आइए देखते हैं हम लोग गुप्त काल। गुप्त वंश ने 275 से लेकर 550 ईस्वी की अवधि के मध्य शासन किया था। द गुप्त डायनेस्टी रूल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 275 to 550। 275 से लेकर के, तो यदि पूछा जाए आपसे कि गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था, तो विकल्प आएगा तो आप क्या मारेंगे? विकल्प आएगा तो क्या मारेंगे आप? 275 से लेकर 550 वाला। ये टाइपिंग एक लाइन में ही लग गया है। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो आप लोग समझदार हैं ही हैं। ठीक। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। कितने अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था प्रवरसेन प्रथम ने? 4। प्रवरसेन प्रथम किस डायनेस्टी का था? बताइए तो आप लोग। प्रवरसेन प्रथम जो था वो किस डायनेस्टी का था? किस डायनेस्टी का था प्रवरसेन प्रथम? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? समुद्रगुप्त को कहा जाता था। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? ये गुप्त वंश का ही था। श्रीगुप्त, श्रीगुप्त के बाद आते हैं घटोत्कच, घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त की प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, फिर स्कंदगुप्त, फिर कुमारगुप्त द्वितीय। तो ऐसे ऐसे करके शासन चलता है इसका। आप लोग चाहे तो गूगल से निकाल के इसका क्रम भी लिख लीजिएगा। ठीक। तो उसमें गुप्त वंश में एक शासक है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इतना तो एटलीस्ट याद करिए। गुप्त वंश की स्थापना की थी श्रीगुप्त ने, उसके बाद आते हैं घटोत्कच, फिर चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर उसके बाद कौन आते हैं? कुमारगुप्त प्रथम, उसके बाद स्कंदगुप्त। इतने का तो आप नाम ध्यान रखिए। ठीक। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? समुद्रगुप्त। ठीक। गुप्त राजा देवगुप्त का अन्य नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या नाम है? देवगुप्त का अन्य नाम चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऐसे बोल सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम देवगुप्त है, ऐसे भी बोल सकते हैं।
समुद्रगुप्त कौन है? अभी मैंने क्रोनोलॉजी में बताया, समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। तो परम भागवत की उपाधि किसे मिली थी? समुद्रगुप्त प्रथम को। किसे मिली थी? समुद्रगुप्त प्रथम को। प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की जानकारी देती है। यानी प्रयागराज में अशोक स्तंभ जो है वो किसकी जानकारी देती है? समुद्रगुप्त के सैन्य अभियानों की जानकारी देती है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति पर स्तंभ पर लेख जहांगीर का है। ऐसे ध्यान रख लीजिए, समुद्रगुप्त के शासन में हरिशेन हुआ, ठीक, इसी हरिशेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति में अभिलेख लिखवाया था, अभिलेख लगवाया। उसके बाद उस अभिलेख में किसका किसका नाम आया? समुद्रगुप्त के अलावा अशोक का, जहांगीर का और एक महेंद्र करके एक शासक थे, उनका भी नाम आया था। अभी नीचे हो सकता कहीं मिलेंगे, कौशल के शासक थे शायद महेंद्र जी, उनका भी नाम आया है। तो पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई थी? पृथ्विया प्रथम वीर की उपाधि किसे दी गई थी? समुद्रगुप्त को। किसे? समुद्रगुप्त को। हरिशेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। कौन थे हरिशेन? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रशस्त की रचना इन्हीं ने ही की थी। प्रयाग प्रशस्त की रचना इन्हीं हरिशेन ने ही की थी, ठीक, हरिशेन ने ही। समुद्रगुप्त के दक्षिण भारत के समकालीन नरेश धनंजय, नीलराज और उग्रसेन थे, जिनके राज्य कौन कौन से थे? कुस्तलपुर, अवमुक्त और विष्णुगोपा। ठीक, तो दक्षिण भारत के जो समकालीन राजा थे वो कौन थे? धनंजय, नीलराज और उग्रसेन। तो धनंजय कहाँ के थे? कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त के और उग्रसेन विष्णुगोपा के। उग्रसेन विष्णुगोपा के। हुणों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में किया था। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में। हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित जो राजवंश हुआ वो कौन सा राजवंश था? गुप्त वंश। कौन सा? गुप्त वंश ने, गुप्त वंश था जो बहुत ज्यादा विचलित हुआ, क्योंकि स्कंदगुप्त के समय में ही हुणों ने आक्रमण किया था। दिल्ली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित लौह स्तंभ की स्मृति चंद्र के नाम से है। किस नाम से है? चंद्र के नाम से है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई की हत्या करके, बड़ा भाई कौन था? सब पढ़ रहे हैं आप लोग अभी, ठीक। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। स्कंदगुप्त कैसे आया? यहाँ पे क्रोनोलॉजी मैंने बताया ना आपको, स्कंदगुप्त तक, ठीक, क्रोनोलॉजी मैंने आपको बता दिया है। गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ठीक, उत्तरवर्ती गुप्तों द्वारा बौद्ध धर्म को अपनाना और कुछ अयोग्य अधिकारी। तो ये कारण थे गुप्त अंपायर के पतन के, ठीक। शक विजेता के रूप में किसको जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने शकों को हराया था और फिर चांदी के सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे, ठीक, रजत सिक्के भी इन्होंने जारी किए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था। किसको? रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था, ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय का सबसे सबल प्रमाण उसकी रजत मुद्राएं हैं। कौन सी मुद्राएं हैं? रजत मुद्राएं हैं। उनका वजन कितना है? वजन 30 से 33 ग्रेन होता था। 30 से लेकर के 33 ग्रेन तक इनका वजन होता था। बुद्ध चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा गुप्त काल में की थी। तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। प्रभावती गुप्त कौन थी? प्रभावती गुप्त गुप्त काल की शासक, ठीक है, गुप्त काल की एक शासिका थी जी। ये जो अभिलेख हैं, जैसे मंदसौर अभिलेख कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित है, तक्षशिला अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय से, उदयगिरी अभिलेख समुद्रगुप्त से, ठीक, और एरण अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में
से संबंधित है। ठीक ना, तो ये समझ में आ गया। दाशपुर अभिलेख को विश्व का प्रथम विज्ञापन माना जाता है। दाशपुरा अभिलेख को विश्व का प्रथम विज्ञापन माना जाता है। इसमें सुमेलन है। कुमार देवी चंद्रगुप्त की पत्नी थी। दत्त देवी समुद्रगुप्त की, कुबेरनागा चंद्रगुप्त द्वितीय की, और अनंत देवी कुमारगुप्त प्रथम की, कुमारगुप्त प्रथम की पत्नी थी। ईसा की 3री शताब्दी में जब हूणों के आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हुआ, तब भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया व्यापार पर निर्भर हो गए थे। किस पर? दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापार पर निर्भर हो गए थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार ताम्रलिप्ति पत्तन से संचालित होता था। किस पत्तन से संचालित होता था? ताम्रलिप्ति पत्तन से संचालित होता था। ताम्रलिप्ति कहां पर है बताइए, कमेंट करें, ताम्रलिप्ति कहां पर है? भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने जो आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बनाए थे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में चलने वाले मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। क्या बना दिया था? सुगम बना दिया था। राइट। प्राचीन भारत में श्रेणी संगठन वेतन कार्य नियमों को, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। ठीक ना, इनका अपने सदस्य पर न्यायिक अधिकार होता था। इन एंशिएंट इंडिया गिल्ड्स रेगुलेटेड वेजेस, वर्क रूल्स, स्टैंडर्ड्स एंड प्राइस एंड हैड जुडिशियल अथॉरिटी ओवर देयर मेंबर्स। कौन? श्रेणी। ठीक। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिल राष्ट्र वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। किस चीज के प्रमुख केंद्र थे? वस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। विशाख दत्त की जो नाटक थी मुद्रा राक्षस, चंद्रगुप्त मौर्य के समय की दरबारी दूरवी संगियों पर आधारित थी। ठीक ना, किस पर आधारित थी? दूरवी संगियों पर आधारित थी। ये कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है लग रहा है क्या? चेक करता हूं मैं इसको, चेक करके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक। धन्वंतरी, भास्कराचार्य, चरक और सुश्रुत में से भास्कराचार्य का संबंध आयुर्वेद से नहीं था। तो भास्कराचार्य का संबंध किससे था? कमेंट में बताइए तो थोड़ा आप लोग, भास्कराचार्य का संबंध किससे था? लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य, भास्कराचार्य। ठीक। प्राचीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति में शल्य औजारों का प्रयोग, ज्यामिति, ये आधा कट गया क्या, और चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत शामिल था। प्राचीन भारत में वैज्ञानिक प्रगति में शल्य औजारों का प्रयोग, ज्यामिति होना चाहिए, और ये चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत शामिल था। फाहियान ने भारत यात्रा में पाटलिपुत्र स्थित एक अस्पताल का उल्लेख किया है। किसका? पाटलिपुत्र स्थित एक अस्पताल का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से छपड़क फलिश ज्योतिष से संबंधित है। किससे संबंधित है? फलिश ज्योतिष से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है। कालिदास किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। आर्यभट्ट ने यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। ठीक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते थे? दिनार। और रजत मुद्राओं को क्या कहते थे? रूपक। स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहते थे? दिनार। और गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था। चंद्रगुप्त प्रथम वह गुप्त शासक थे जिन्होंने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ठीक। प्रथम गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्रियां और शूद्र प्राकृत भाषा बोलते थे। कौन सी भाषा बोलते थे? प्राकृत भाषा बोलते थे। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? एरण अभिलेख से। कहां से? एरण अभिलेख से। गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। राइट। सम्राट अशोक को
प्रियदर्शी समुद्रगुप्त को पराक्रमांक, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और स्कंदगुप्त को क्रमादित्य की उपाधि मिली थी। ठीक? नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। किस काल की? गुप्त काल की प्रमुख विशेषता है, यह ध्यान रखिएगा। गुप्त काल में मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए जाते थे। ड्यूरिंग द गुप्तास पीरियड टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स रिसीव द हाईएस्ट नंबर ऑफ लैंड ग्रांट्स। गुप्त वंश के शासनकाल प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग? ये जरा कमेंट में आप लोग बताइए तो। गुप्त युग में भूमि राजस्व का दर उपज का 6ठा भाग था। क्या था? उपज का 6ठा भाग था। ठीक, द लैंड रेवेन्यू रेट वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। ठीक, तो नीचे बात वही है, लगभग 1/6 था, 1/6 था। ठीक, तो आज का ये आपका नोट्स था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।